हेलो। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। और अभी अभी मैं नहा के आई हूँ, तो बाल अभी मेरे गीले हैं, इसलिए मैं खोल के रखी हूँ। नहीं तो मैं ज़्यादा मतलब खोल के नहीं रखती हूँ, बालों को हमेशा मतलब ऐसे बांध के रखती हूँ। तो अभी गीला है इसलिए खोल के रखी हूँ। और मैं एक आध हफ्ते से कोई भी वीडियो नहीं डाल रही थी। तो क्योंकि मेरे पदारी में मेरी सबसे बड़ी सासू माँ जो थी, मेरी मम्मी जी की जेठानी, तो वो ही एक्सपायर हो गई। और वो मतलब 2-3 महीने से ऐसे बिस्तर पे थी, मतलब एक ही जगह पे थी। तो मतलब बहुत ही परेशानियाँ भी हो रही थी, तो वो एक्सपायर हो गई, इसीलिए मैं कोई भी वीडियो नहीं डाल रही थी। और आज मैं आप लोगों से क्या बात करने वाली हूँ, आप लोगों को तो टाइटल पढ़ के पता लग ही गया होगा। तो क्योंकि ऐसे मतलब बहुत सारे वीडियो पर मेरे कमेंट आ रहे थे कि आपके हस्बैंड को क्या हुआ था। तो कई लोगों को तो मैं जवाब भी दे दी थी, और इस पर मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी। क्योंकि कोई कोई बात ऐसी होती है जिसको करने से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, इसलिए मैं कोई वीडियो नहीं बना रही थी इसके बारे में। उनके बारे में बात करना तो मतलब अंशु के डैडी के बारे में बात करना तो मुझे अच्छा ही लगता है, लेकिन कोई कोई बात ऐसी होती है जिसको करने से मतलब बहुत दुख भी होता है। तो इसलिए मैं कोई भी वीडियो नहीं डाली और ऐसे ही जवाब दे दी थी। लेकिन मान लीजिए एक ही सवाल कई बार आए, मतलब बार बार आए, तो जवाब देना अच्छा भी नहीं रहता है बार बार इस तरह से जवाब देना। तो मैं सोची ये वीडियो ही बना देती हूँ। और आप लोग मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, तो आप लोगों का तो इतना हक तो बनता ही है कि मेरी लाइफ से जुड़ी हर एक बात जानने का। तो आप लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और ये 2015 की बात है, जब आराध्या 3 महीने की थी और अंशु के डैडी घर पे आए हुए थे। तो वो आराध्या को देख के बहुत ही खुश हुए, क्योंकि आराध्या एकदम स्वस्थ थी, मतलब मोटी थी। और अंशु जब पैदा हुआ था तो वो सिर्फ 1 किलो 800 ग्राम का था। तो मतलब उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हम लोग बहुत उसको लेके परेशान हुए, लेकिन आराध्या बहुत ही स्वस्थ थी, तो उसको देखकर उसके डैडी बहुत ही खुश हुआ करते थे कि वो मतलब एकदम स्वस्थ है। और जब मेरा डिलीवरी था, आराध्या पैदा होने वाली थी, तभी वो मेरे साथ में नहीं थे, गोवा में ही थे। और पहली बार या आखिरी बार बोलिए, वो आराध्या को देखे। तो वो 1 महीने मतलब हम लोगों के साथ थे, उसके बाद जाने की तैयारियां करने लगे कि मुझे गोवा जाना है। तो मैं उनसे बोली अभी तो 1 महीना ही हुआ है और अभी कुछ दिन और रह जाइए। तो बोले नहीं, गोरखपुर से कुछ लोग घूमने के लिए गोवा जाएंगे और मैं वहाँ पे रहूँगा तो अच्छा रहेगा, और सुनीता का भी थोड़ा बहुत मतलब हेल्प हो जाएगा, और मैं रहूँगा तो अच्छा रहेगा। तो वो बोली कि मुझे जाना ज़रूरी है। तो मैं बोली ठीक है चले जाइए। और उसी टाइम मुझे भी अपने मायके जाना था, क्योंकि मेरी भाभी का डिलीवरी था। तो मुझे वहाँ पे जाना था, क्योंकि मेरी मम्मी नहीं है, तो हम ही दोनों बहनों को ही करना रहता है, जो भी काम वहाँ पर रहता है। जैसे मेरी भाभी अकेली है तो कुछ कर नहीं सकती, तो मुझे जाना था। तो बोली ठीक है, आज सुधा इतना दिन 1 महीने उसके साथ थी, या तुम भी जाके 1 महीना वहाँ पे रह जाना, और मैं वहाँ पे गोवा चला जाऊँगा। मैं बोली ठीक है। तो उसके बाद वो जब टिकट निकालने के लिए गए, तो वहाँ पर टिकट ही नहीं मिल रहा था, मतलब वो बहुत भीड़ चल रही थी उस समय, कोई भी टिकट नहीं मिल रहा था रिजर्वेशन का। तो वो बोले कि अच्छा सुधा भी सूरत जाएगी, अगर उसका क्लियर टिकट हो जाता है तो मैं उसी पे ही निकाल के वेटिंग में मैं भी चला जाऊंगा कुछ दूर तक। जैसे वहाँ सूरत तो जाना नहीं था, कुछ दूर तक दोनों हम लोग एक साथ चले जाएंगे, उसके बाद फिर मैं उधर देख लूँगा, उधर
मतलब टिकट मिल जाता है। तो सुधा से बात किए तो सुधा बोली ठीक है जीजा जी, आज जब मेरा टिकट कंफर्म हो जाएगा आप मेरे टिकट भी चलिएगा वेटिंग का, मतलब टिकट लेके। बोले ठीक है, लेकिन उसका भी टिकट नहीं मिल रहा था, किसी तरह से उसका टिकट हो गया। तो वो बोली कि आप मेरे साथ सूरत चलिए और वहाँ पर 2-4 दिन रहिएगा, उसके बाद फिर वहाँ से गोवा चले जाइएगा। अब वैसे भी मैं अकेली हूँ, क्योंकि उसके हस्बैंड साथ में नहीं थे, वो सूरत में ही थे, तो उसको अकेले ही जाना था। तो बोली नहीं, मुझे गोवा जाना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं मैं नहीं जा पाऊँगा तुम्हारे साथ सूरत, अब गोवा मुझे जाना ज़रूरी है। लेकिन उसी के टिकट पे वेटिंग का टिकट वो निकाले और उसके साथ ही मतलब गए। लेकिन वो सूरत नहीं गए, जैसे बीच में से वो ट्रेन बदल लिए गोवा के लिए, और वो गोवा चले गए और सुधा अपना सूरत चली गई। लेकिन देखिए इतनी दिक्कतों का मतलब सामना करना पड़ा उनको, टिकट के लिए बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी, फिर भी होनी को कोई नहीं टाल सकता। जो होना रहता है वो तो होता ही है। तो चले गए, अच्छे से मतलब पहुंच गए। और उसके बाद 8-10 दिन तक एकदम अच्छे थे। और उसके बाद मैं मायके में थी, मैं भी मायके में चली गई। तो फ़ोन करते थे कि 10 दिन के बाद मतलब उनको फीवर आया हल्का हल्का, वहाँ गोवा पहुँचने के 10 दिन बाद। बात तो हम लोगों को मतलब दिन में 2-4-5 बार तो बात हो ही जाती थी। तो ऐसे बोले मुझे फीवर है थोड़ा बहुत। मैं बोली दिखा लीजिए ना। तो एक दवा आती है दर्द की, वही सूमो नाम से। तो बोले नहीं, वही खा लिया हूँ, एकदम ठीक हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे मैं रोज़ाना उनसे पूछती थी, वो बोलते थे ठीक है। तो ऐसे एक दिन मतलब तेज उनको बुखार हुआ, और तो मैं बोली कि जाके जांच करवा लीजिए। तो बोली ठीक है। तो उसके बाद वो जांच करवाए तो उसमें रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आया, मतलब उसमें कुछ नहीं था। तो बोले अरे मुझे कुछ नहीं है, तो कोई वैसे हल्का फुल्का मतलब फीवर आया है। वो मैं बोली कि जैसे कोई बड़ा हॉस्पिटल था, सरकारी हॉस्पिटल था, तो मैं बोली किसी जगह और जाके जांच करवा लीजिए, टेस्ट करवा लीजिए। वो बोले नहीं ठीक है, और वो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। तो फिर दोबारा नहीं करवाए। और वो गोवा में जैसे मेरी ननद हैं तो उन्हीं के पास रहते थे, लेकिन उनका काम जैसे दूर दूर भी चलता था, तो उन्हीं मतलब कुछ दूरी पर उनका साइट चल रहा था, तो वहाँ पे वो चले गए, आदमियों को लेकर वहीं रहते थे। तो बोले कि यहाँ का पानी बहुत ही ख़राब है, मतलब जहाँ पे वो रहते थे वहाँ का पानी बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो मैं बोली कि जैसे कि दूसरा पानी लेके पीजिए ना, तो बोले यहाँ पर कोई पानी नहीं मिलता है और सब यही जो पानी है वही पीना पड़ेगा। तो मैं बोली कि चले जाइए ना कि वहाँ पे अपनी मतलब सुनीता के पास चले जाइए। तो बोले नहीं, 2-4 दिन का काम है, और जब काम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं जाऊँगा। तो उसके बाद वहाँ से पता नहीं काम ख़त्म हुआ कि नहीं, और वापस वो सुनीता जी के पास आ गए। और 1 जुलाई था, बुधवार दिन था। तो वहाँ से वो आ गए और मेरे पास फ़ोन किए कि मैं आ गया हूँ यहाँ पे। तो मैं बोली कि आपका मतलब फीवर कैसा? बोली ठीक है, कोई मतलब ऐसी दिक्कत नहीं है। मैं बोली अगर मतलब ज़्यादा हो तो घर पे चले आइए ना, तो अच्छा रहेगा, यहाँ पे गांव में आ जाएंगे। तो कहीं नहीं, अभी तो आया हूँ यहाँ पर, इतनी जल्दी कैसे घर आ सकता हूँ, कोई बात नहीं है, ठीक हूँ मैं। तो फिर उसके बाद शायद शाम को मतलब किसी हॉस्पिटल में दिखाने गए बुधवार को। सुनीता जी शायद बोली भैया जाके एक बार दिखा लो। तो फिर वो दिखाने गए वहाँ पे। तो वहाँ पे डॉक्टर उनको बोले कि आप एडमिट हो जाइए। तो वहाँ पे वो एडमिट हो गए। तो एडमिट हो गए, उसके बाद मेरे पास मतलब कॉल भी किए हम। तो मैं पूछी मतलब उनका फीवर कैसा है, तो बोले कि नहीं मैं ठीक हूँ, कोई मतलब मुझे परेशानी नहीं है, ठीक हूँ। वो नहीं बताया कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो उसके बाद सुबह 2 तारीख बृहस्पतिवार को फिर मैं कॉल की कि बोली कि मतलब कैसे हैं आप? तो बोले कि मुझे फीवर थोड़ा बढ़ गया था मेरा, तो मैं एडमिट हूँ रात से ही। तो मैं बोली कल रात से ही, और हम लोगों को बताया नहीं। मैं तो सुनी तो एकदम डर सी गई कि ज़्यादा होगा तभी नहीं मतलब एडमिट है।
हॉस्पिटल में। बोले नहीं, क्यों परेशान होती हो, उतना वैसा कुछ भी नहीं है। तो मैं बोली कि अच्छा आप घर आ जाइए। तो बोली कि अरे घर कैसे आ सकता हूँ, रास्ते में 2-3 दिन लग जाएगा, और यहाँ पर हूँ तो एडमिट हूँ, तो दवा तो चल रही है, अब मैं आ नहीं पाऊँगा घर पे। मैं बोली अरे मतलब दवा वो लेके चली आती तो अच्छा रहता। तो बोले नहीं, देखता हूँ 1-2 दिन में, उसके बाद फिर आ जाता हूँ। मैं बोली ठीक है। तो मैं उनसे बोली ठीक है, आप मतलब किसी और दूसरे हॉस्पिटल में जाके दिखाइए, वहाँ पे मत दिखाइए, क्योंकि वहीं पे वो जो रिपोर्ट निकाले थे कि उनका नॉर्मल आया था, तभी वो रिपोर्ट ही गलत थी, क्योंकि उनको मतलब बीमारी पहले ही हो गया था, लेकिन लोग ऐसा किए कि रिपोर्ट गलत निकाल दिए थे। तो मैं बोली किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाइए ना। बोले नहीं, हॉस्पिटल ठीक है, कोई मतलब बेकार नहीं है। तो फिर मैं धन्नू बाबू के पास फ़ोन की, धन्नू बाबू यानी कि अपनी नंदोई के पास। तो उनसे मैं बोली कि बाबू आप मतलब उनको दूसरे हॉस्पिटल में दिखाइए। बोले ठीक है भाभी, देखता हूँ, और अभी मतलब साइड पे हूँ, अभी जाऊँगा तो उसको लेके जाऊँगा किसी और अच्छे हॉस्पिटल में, और भी हॉस्पिटल तो अच्छा ही है। तो मैं बोली नहीं, उसमें मत दिखाइए, दूसरे में ले जाइए। तो बोले ठीक है। फिर उसके बाद ये मुझे फ़ोन किए कि मुझे डेंगू हो गया है और मलेरिया हो गया है, डेंगू मलेरिया और पीलिया हो गया है। तो मैं सुनी तो एकदम वो गए, डर सी गए कि इतना बड़ा बीमारी हो गया है। तो बोले कुछ मतलब ज़्यादा नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है। तो उसके बाद तुरंत फिर मैं धनु बाबू के पास फ़ोन की कि बाबू आप उनको ले जाइए ना, दूसरे हॉस्पिटल में ले जाइए। तो बोले ठीक है, ले जाता हूँ। और वो भी बताए हाँ भाभी, और उसको मतलब बब्बू को डेंगू और पीलिया हो गया है। तो बोली ठीक है, अभी मैं ले जाता हूँ। उसके बाद ऐसे पूरा दिन निकल गया, पता नहीं कागज़ वगज शायद बनवाने में पूरा दिन ऐसे ख़त्म हो गया। उसके बाद मैं हमेशा बार बार फ़ोन करती रहती थी, मतलब अंशु के डैडी के पास भी, सबके पास भी ऐसे फ़ोन करती रहती थी वहाँ पे। तो उसके बाद फिर 8 बजे बृहस्पतिवार 2 तारीख को मैं जब फ़ोन की अंशु के डैडी के पास, तो जब बात कर रहे थे तो वो अटक अटक के बात कर रहे थे, मतलब उनकी सांस ऐसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अब बोले कि मुझे सांस लेने में ऐसी दिक्कत हो रही है, बात करने में। और तो मैं कही कि अभी तक आप इसी हॉस्पिटल में हैं, क्यों गए नहीं दूसरे हॉस्पिटल में। बोले अरे अभी सभी लोग आएंगे तभी मैं जाऊंगा, अभी जाता हूँ, अभी जाऊंगा, मुझे बात करने में थोड़ा सा तकलीफ़ हो रहा है, ठीक है अभी बाद में बात करूँगा, ठीक है अच्छा रखो। मुझसे वही आखिरी बार उनसे बात हुई, उसके बाद मुझसे मेरी उनसे बात ही नहीं हुई। तो उसके बाद फिर मैं ऐसे हमेशा धन्नू बाबू के पास भी फ़ोन करती थी, मतलब इनके पास फ़ोन करती थी तो रिसीव नहीं कर पाते थे, शायद उस हालत में थे कि नहीं। तो धन्नू बाबू उठाते थे और बोलते थे भाभी अभी मतलब बाद में मैं कॉल करता हूँ, अभी हम लोग जा रहे हैं, रास्ते में हैं। उसके बाद रात में सब ले के गए, दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट किए। उसके बाद मैं सुबह में भी शुक्रवार 3 तारीख को भी जब मैं कॉल की तो भी उनसे बात नहीं हुई, और अंशु के डैडी से तो बात ही नहीं हुई। और धन्नू बाबू वही फ़ोन उठाते थे, बोलते थे भाभी अभी वो बात करने की हालत में नहीं है, अब बाद में कॉल कीजिएगा। तो पापा जी भी पूछे तो पापा जी से मैं यही बोली कि और मतलब उनकी हालत ज़्यादा ख़राब है तभी तो बात नहीं कर पा रहे हैं। तो बोले हाँ तो मुझे जाना चाहिए। तो मैं बोली हाँ चली जाइए, ठीक रहेगा। तो फिर उसके बाद 1 बजे शुक्रवार को 1 बजे फ़ोन आया धन्नू बाबू का कि भाभी और बबलू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और पापा जी को भेज दीजिए। तो मैं तुरंत पापा जी के पास फ़ोन की, पापा जी धन्नू बाबू ऐसे ऐसे बोल रहे हैं।
तो कहे ठीक है। उसके बाद घर पे आए और उसके बाद मतलब जाने की तैयारी करने लगे गोवा। मैं बोली मुझे भी चलना है, मैं भी चलूँगी। तो बोले नहीं मैं बाद में मैं वहाँ पे जाके ठीक है फिर बताऊँगा जैसा होगा। तो मुझे साथ में लेके नहीं गए, वो खुद ही मतलब निकल गए, चले गए वहाँ पे। उसके बाद वो शायद शनिवार को शायद वहाँ पे पहुँच गए 4 तारीख को। तो उनकी हालत तो ऐसी थी नहीं कि वो पापा जी से भी बात कर सके, वो आईसीयू में थे। तो किसी से बात नहीं हुई। और फिर संडे का दिन था 5 जुलाई। तो मेरे चाचा जी हैं पापा जी के भाई, तो बोले कि एक पूजा हो जाएगी, पंडित जी बोले हैं कि एक पूजा हो जाएगी, हो सकता है ग्रह होगा तो मतलब ख़त्म हो जाएगा। तो मैं बोली ठीक है। तो ऐसे पूजा करने के लिए हम लोग मंदिर पे गए। चाचा जी मतलब हमको लेके ऐसे मंदिर पे गए, चाची जी भी थी साथ में। तो हम लोग मंदिर पे गए तो वहाँ पे पूजा हो ही रहा था। तो चाचा जी के पास फ़ोन आया होगा कि मतलब अंशु के डैडी मतलब अब सब कुछ ख़त्म हो गया। अंशु के डैडी उसी दिन हम लोगों को छोड़ के चले गए। तो हम लोग वहाँ से वापस आए, चाचा जी लेके आए घर पे। तो सब कोई रोने वोने लगा। फिर उसके बाद अचानक से फिर ये हुआ कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और एकदम ठीक है। सब कोई ऐसा बोला। तो मैं सोची हाँ हो सकता है वैसे किसी को गलतफहमी हुआ, वो ऐसे भूत में ही फ़ोन आ गया था। तो मैं तुरंत बहनी के पास फ़ोन की। तो बहनी बोली हाँ भाभी भैया एकदम ठीक हैं। वो मतलब का कसम भी खाई कि हाँ एकदम भैया ठीक है भाभी। तो मुझे विश्वास हो गया अंशु का कसम, हाँ झूठ था तो खा नहीं सकती। लेकिन मैं एकदम सोच रही थी कि हाँ कब उनसे बात हो जाए। पापा जी के पास करती थी तो फ़ोन ही नहीं उठाते थे। उसके बाद ऐसे हम लोगों से छुपा के रखा गया। शायद उसके बाद 7 जुलाई को, इतना मुझे याद नहीं क्योंकि मैं उस हालत में थी नहीं। 7 जुलाई को शायद उनकी बॉडी आई घर पे। ऐसी किस्मत थी मेरी कि आखिरी टाइम में भी मैं उनके साथ नहीं थी।